हम लोग यहाँ पे मॉडर्न इंडिया की बातें कर रहे हैं और आज हम लोगों का 9वां क्लास है और अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी जो कि ओल्ड एनसीईआरटी है इसी किताब को फॉलो कर रहे हैं और फिलहाल हम लोगों का ये पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर का नाम 18वीं सदी का भारत है और इसमें हम लोग काफी आगे तक बढ़ चुके हैं और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है कि 18वीं सदी में लोगों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जो भी चीजें हम बता रहे हैं ये सेम चीजें अभी से 3-4 घंटे के बाद हमारे YouTube चैनल स्कूली शिक्षा सिविल सर्विसेज पे अपलोड होता है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी उस समय। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 18वीं सदी का जो भारत है, 18th सेंचुरी का जो भारत है, वह आर्थिक रूप से गरीब या पिछड़ा देश नहीं था। हमारे या आपके मन में ये सवाल आएगा कि 18वीं सदी का भारत, तो एक और चीज हम आपको बता दें, 18वीं सदी दैट मीन्स हम 18th सेंचुरी बोल रहे हैं। तो जब हम 18th सेंचुरी बोल रहे हैं तो यह 1701 से 1800 की बात कर रहे। तो हमारे या आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि भाई उस समय भारत की कैसी स्थिति थी, क्या थी। तो 18वीं सदी का भारत आर्थिक रूप से गरीब या पिछड़ा देश बिल्कुल भी नहीं था। तो भारत में आखिर था क्या 18वीं सदी में, कुछ तो रहा होगा भारत में। तो सबसे पहले अगर हम खेती की बात करेंगे, कृषि की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो यह काफी अच्छा था उस समय। दूसरा कि कपड़ा उद्योग की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, तो कपड़ा उद्योग का भी स्थिति भारत में काफी अच्छा था। तीसरा कि भारतीय रेशम, सूती वस्त्र और मलमल की विदेशों में मांग थी। मतलब कि जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग है, ये काफी अच्छा था 18वीं सदी में। और सबसे ज्यादा मांग विदेशों में भारतीय रेशम की, कॉटन क्लॉथ्स की, सूती वस्त्र की और मलमल की विदेशों में काफी मांग थी। अब भारत का आंतरिक और विदेशी व्यापार काफी विकसित था, मतलब कि भारत के अंदर भी इंटरनली काफी अच्छा स्थिति था और जो विदेशी व्यापार है वह भी काफी अच्छा था। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं और जो साहूकार हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी थे और जो साहूकार थे वे लोग मौजूद थे भारत में। और कई क्षेत्रों में जो स्थानीय उद्योग है, कई क्षेत्रों में जो स्थानीय उद्योग है, यह भी काफी पॉपुलर थे और मजबूत स्थिति में था। लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे तो समाज में कुछ कुव्यवस्था भी था, मतलब कुछ अच्छाइयां भी था 18वीं सदी में और कुछ बुराइयां भी था। तो बात आता है कि भाई समाज में ऐसी कौन सी बुराई थी 18वीं सदी में, कुछ तो बुराई रही होगी। तो सबसे पहला कि जाति व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी 18वीं सदी के भारत में। हालांकि आज भी है भारत के कुछ राज्यों में, जैसे अपने राज्य बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग वोट भी देते किसी राजनीतिक पार्टी को अपने जाति को देख करके। तो जाति व्यवस्था काफी मजबूत थी उस समय भी और कुछ राज्यों में आज भी जाति व्यवस्था मजबूत है। दूसरा, उच्च नीच की भावना थी, मतलब कोई ऊंचा जाति से है तो कोई नीचा जाति से है, दैट मीन्स कि कोई अपर कास्ट है तो कोई लोअर कास्ट है। तीसरा कि महिलाओं की स्थिति 18वीं सदी के भारत में काफी कमजोर थी, महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। चौथा, किसानों और मजदूरों का जीवन कठिन था, किसान का, फार्मर्स का और लेबर्स का जो जीवन था, जो लाइफ था, वो काफी कठिन था। अगला, शिक्षा कुछ सीमित वर्गों तक था, जो आज आप लोग आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं, ये चीजें 18वीं सदी के भारत में नहीं था। कुछ ही लोग पढ़ लिख पाते थे, शिक्षा सीमित वर्गों तक था। अगला, राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों का आर्थिक प्रभाव भी पड़ता था, मतलब कि ये जो भारत आप देख रहे हैं ऐसा कुछ था नहीं उस समय, सब छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, तो राजनीतिक अस्थिरता थी और बार बार ये वाला राज्य उस पर आक्रमण कर देता था, वो वाला राज्य उस पर आक्रमण कर देता था।
तो आर्थिक प्रभाव जो है युद्धों का वह भी जनता पर ही डाल दिया जाता था। इसलिए भारत आर्थिक रूप से पूरी तरह पिछड़ा हुआ नहीं था, लेकिन सामाजिक रूप से बात करेंगे आर्थिक रूप से मिला जुला करके ठीक स्थिति में था, लेकिन सामाजिक रूप से काफी असमानताएं थी भारत में, और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी सारी संरचनात्मक कमजोरियां थी, काफी सारी कमजोरियां थी। अब दूसरा बात कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था की बात करेंगे। भारतीय समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था जाति व्यवस्था थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उस समय की बात करेंगे तो भारतीय समाज को समझने के लिए जाति व्यवस्था को समझना हम सब लोगों के लिए जरूरी है। अगर हम जाति व्यवस्था को उस समय का नहीं समझ पाएंगे तो जो इंडियन सोसाइटी है 18वीं सदी का, इसको समझने में काफी दिक्कत होगा। दूसरा कि समाज अलग अलग जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। समाज जो है ये अलग अलग जातियों में और उपजातियों में बटा हुआ था। अब जाति का जो प्रभाव है वह केवल विवाह तक सीमित नहीं था। जाति का प्रभाव ऐसा नहीं है कि केवल शादी विवाह तक सीमित था, इसके और भी दूरगामी प्रभाव थे। तो वो कौन कौन सा था कि कौन सा जाति, कौन सा कास्ट कौन सा काम करेगा, कौन सा जाति कौन सा काम करेगा। दूसरा, किसके साथ खाना खाना है और किसके साथ खाना नहीं खाना है। तीसरा, किससे आपका सामाजिक संबंध रहेगा। आज भी होता है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका संबंध मिडिल क्लास के लोगों से होता है, जो रिच पीपल होते हैं, जो इलाइट क्लास होते हैं, उनका संबंध इलाइट क्लास से होता है। तो ये सेम चीजें पहले भी थी कि किससे सामाजिक संबंध आपको रखना है और किससे सामाजिक संबंध आपको नहीं रखना है। अगला, किस स्तर पर आपको समाज में सम्मान दिया जाएगा। मतलब कि आप ऐसे सोचिए कि अगर आप क्रिकेट जीतते हैं, आप वॉलीबॉल में कुछ नेशनल इंटरनेशनल खेल के आते, फुटबॉल में आते, तो आपको जैसे सम्मान मिलता है, यह सम्मान उस समय आप किस जाति से बिलोंग करते थे इस बेसिस पर आपको सम्मान दिया जाता था। मतलब जाति व्यवस्था आपके सम्मान का भी एक तरीके से वो था कि आपको सम्मान तब मिलेगा जब आप फलाने फलाने जाति से होंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको समझाएं तो मान लीजिए कि कोई परिवार का जो पेशा है, कोई परिवार है उसका जो पेशा है वो खेती है या वो बुनाई का काम करता है, या हो सकता है कि कोई परिवार लोहार होगा, दैट मीन्स कि कारपेंटर होगा, है ना। तो कोई परिवार लोहार होगा या कोई बढ़ई का काम करता है, घर बनाने का काम करता है कोई बढ़ई का काम करता है या कोई व्यापार कर सकता है। तो वही पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। दैट मीन्स कि आप बढ़ई हैं तो आपके जो बच्चे आएंगे कल होके वह भी बढ़ई बनेंगे, उनके बच्चे आएंगे वह भी बढ़ई बनेगा। कोई और काम करता, कोई लोहार का काम करता है, कारपेंट्री वर्क करता है, तो उनके बच्चे कल होके कारपेंटर ही बनेंगे। तो ये चीजें थी। लेकिन एक बात इसमें काफी महत्वपूर्ण था, एक चीज काफी महत्वपूर्ण इसमें भी था कि जो जाति व्यवस्था की हम बातें कर रहे हैं, जो जाति व्यवस्था की हम बातें कर रहे हैं, ये पूरे भारत में ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक जैसा था। मतलब कुछ जगहों पे ऐसा भी था, कुछ जगहों पे इससे अलग भी था। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो जातियों की स्थिति है, जो कास्टों की स्थिति है, वो अलग अलग थी। अब कहीं कोई जाति राजनीतिक रूप से शक्तिशाली भी हो जाती थी और कहीं वही जाति अपेक्षाकृत कमजोर भी हो जाती थी। मतलब कि अपने आप के पास में पावर है, आपके पास में शक्ति है और किसी भी कारण से आप लड़ झगड़ करके राजनीतिक रूप से अगर मजबूत बन जाते हैं तो फिर आप शक्तिशाली हैं। बट वही कास्ट किसी दूसरे जगहों पे, किसी दूसरे राज्य में ऐसा भी तो हो सकता है कि वो राजनीतिक रूप से वहां शक्तिशाली ना हो, तो वहां शक्तिशाली नहीं होगा तो वह अपेक्षाकृत रूप से कमजोर होगा। तो ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था हर जगह एक समान थी। कुछ जगहों पे इसके कुप्रभाव भी थे तो कुछ जगहों पे इसका अच्छा प्रभाव भी था। इसलिए हम लोगों को यह तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए
कि पूरे भारत में एक ही प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। अगर आप या हम ऐसा मानते हैं कि पूरे भारत में एक ही जैसा सामाजिक व्यवस्था थी तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। अब तीसरा जो बात कर रहे हैं हम लोग, यही टॉपिक बात कर रहे हैं, लोगों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। तो इसी को हम कुछ पार्टों में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो तीसरा बात है वह गांव की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी। गांव की भी तो कुछ सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी ना, तो गांव की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, भारत के इकोनॉमी की अगर हम बातें करेंगे तो इकोनॉमी सबसे ज्यादा 18वीं सदी में एक तो गांव से और गांव में कृषि से जो है महत्वपूर्ण रहता था। मतलब गांव को ले लीजिए, भारतीय इकोनॉमी में गांवों का काफी योगदान था और गांवों में खेती का, कृषि का काफी योगदान था। अब अधिकांश लोगों की बात करेंगे, मोस्ट पीपल की बातें करेंगे, तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थे, फार्मिंग पर निर्भर थे, एग्रीकल्चर पर निर्भर थे अधिकांशतः लोग। अब गांव में भी कई प्रकार के लोग होते थे, ऐसा नहीं है कि गांव है तो गांव में एक ही प्रकार के लोग होंगे। सबसे पहले गांव में एक तो किसान लोग होते थे। तो किसान कौन होते थे, तो ये लोग जो जमीनों पर खेती करते थे। लेकिन किसानों में भी अंतर था, ऐसा नहीं है कि हर एक किसान एक ही प्रकार के होते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो किसानों में भी एक तो समृद्ध किसान हुआ करते हैं, किसानों में भी एक समृद्ध किसान होते थे। अब समृद्ध किसान कौन होते हैं, तो भैया जिसके पास ज्यादा जमीन होगा, ज्यादा उनके पास मवेशियां होंगी, ज्यादा पशु होगा उनके पास मजदूरों को सैलरी देने का स्थिति मजबूत होगा, मतलब कि मजदूर रखने की क्षमता होगी और उनका स्थानीय प्रभाव भी होगा। दैट मीन्स लोकल क्षेत्रों में, जिस क्षेत्रों में वे रहते हैं वहां पे उनका प्रभाव भी होगा। अब हमने समृद्ध किसान के बारे में तो बात कर लिया। अब समृद्ध किसान के बाद आता है दूसरे जो किसान है वह छोटे किसान है। तो छोटे किसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब जो छोटे किसान हैं वे कौन होंगे, तो छोटे किसान के पास में जमीन कम होगा, कम संसाधन होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि किसान खेती करना है तो आपको संसाधन तो चाहिए होगा। तो छोटे किसान के पास संसाधन कम होगा। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि भाई ये संसाधन क्या होता है। आ सकता है जैसे आज खेत जुताई के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है, उस समय बैलों की जरूरत होती थी। अब क्या केवल कोई किसान संसाधन के रूप में ट्रैक्टर रख लेगा तो उसकी खेत जुताई हो जाएगी? नहीं, उसके साथ उसको कल्टीवेटर भी रखना है, उसके बाद उसको डिस्क हैरो भी रखना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं वे सब चीज चाहिए। तो ये हर एक छोटे किसान तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तीसरा कि जो छोटे किसान हैं उनके पास पैसा भी नहीं है खेती करने के लिए। तो कई बार जो गांव समाज में ब्याज पर पैसा लगाते हैं, जिनको हम लोग साहूकार कहते हैं, तो छोटे किसानों को साहूकार से कर्ज भी लेना पड़ता था। उसके बाद हो गया समृद्ध किसान की बात, जो कि गांव में रहते थे। छोटे किसान की बात हो गई। अब तीसरा जो बात करेंगे, गांव में 3 प्रकार के लोग रहते थे, तो तीसरे जो लोग थे वह भूमिहीन मजदूर थे। मतलब ऐसे मजदूर, ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, कमाने खाने का कोई साधन संसाधन नहीं है, तो वो क्या काम करेंगे, तो वह मजदूरी का काम करेंगे। समृद्ध किसान या छोटे किसानों के यहाँ पे तो भूमिहीन मजदूर की बात कर लेते हैं। तो इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जैसा कि नाम से ही हमने आपको बताया। दूसरा कि किसानों के खेत में, चाहे वह समृद्ध किसान हो चाहे वह छोटे किसान हो, उनके खेतों में, उनके लैंड्स में काम करना होगा। अब इनका जो जनजीवन होता था, खाने पीने की जो व्यवस्था होती थी, वह मजदूरी पर निर्भर रहता था। मतलब आज कमाएंगे तो रात को इनके यहाँ खाना बनेगी, और कल अगर नहीं कमाए तो पूरे परिवार को भूखे सोना पड़ेगा। और इसी का तो जीवंत उदाहरण है कि सरकार हम लोगों को 5 केजी अनाज देती है, और वही प्रथा आज तक चलते आ रहा है। अगला
इसलिए गांव के अंदर भी ऐसा नहीं है कि अगर हम गांव यहाँ पे बोल दिए, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे गांव बोल दिए तो गांव भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। 3 तरह के लोग हैं। एक तरह किसान है जो कि समृद्ध है, दूसरा छोटे किसान है और तीसरा मजदूर है। अब आगे बात करते हैं इसी में चौथे पॉइंट की हमारा टॉपिक यही चल रहा है। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि किसान की और कृषि की व्यवस्था क्या थी, खेती करने की, जो किसान लोग खेती करते थे उनकी क्या व्यवस्था थी, और तो इसके बारे में बात करते हैं। उस समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। अब देखिए, ऐसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो कृषि पे आधारित जरूर है, लेकिन क्या पूरे भारत के हर एक क्षेत्रों में क्या केवल धान मतलब पैडी की खेती होगी? तो नहीं। क्या पूरे भारत में केवल गेहूं की खेती होगी? नहीं। हर एक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेती होती थी। जैसे अगर हम कुछ फसलों की नाम बताएं तो गेहूं की बात कर लें, चावल की बात कर लें, ज्वार की बात कर लें, बाजरा, दाल, कपास, गन्ना, नील, तंबाकू, मसाले, तो ये सारे चीजों की खेती होती थी। अब एक और बात कि जब हम खेती की बात कर रहे हैं तो ये इसमें से काफी सारा फसल ऐसा भी है जो केवल आप जीवन निर्वहन के लिए नहीं उपजा सकते हैं। कुछ ऐसे भी फसल है जिन्हें आपको बेचना पड़ेगा, ये कैश क्रॉप्स हैं। तो यह केवल जीवन निर्वहन के लिए सारे फसल नहीं होते थे, कुछ किसान बाजार के लिए भी फसलें उगाते थे और इसी फसल को हम लोग कैश क्रॉप बोलते थे या कॉमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते थे। दैट मीन्स कि जिसको बेच करके किसान अपने जरूरतों को पूरा कर सकते थे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ लीजिए कि कोई किसान कपास की खेती करता है, कोई किसान अगर कपास उगाता है तो किसान क्या करेगा, उस कपास को कपास खरीदने वाले व्यापारी को बेच देगा। अब व्यापारी क्या करेंगे, तो व्यापारी उसको कारीगर को या बुनकर को बेच देंगे। मतलब किसान कपास उगाया, कपास व्यापारी को बेच दिया, व्यापारी जो है वह किसी बनाने वाले वर्ग को, बुनकर को या कारीगर को बेच देते थे। अब क्या हुआ, बुनकर क्या काम करेंगे, तो बुनकर कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब बुनकर जब कपड़ा बना लिए तो वो कपड़ा क्या होगा, तो वो कपड़ा बाजारों में बिकेगा। तो इससे यह बात हम लोगों को समझ आती है कि खेती और बाजार के बीच में 18वीं सदी में भी संबंध था। तो यह अगर मिसकंसेप्शन हमारे या आपके दिमागों में आता है कि 18वीं सदी के भारत में खेती केवल पेट पालने के लिए होता था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या चीज के लिए होता था, तो खेती अपने लिए भी होता था, साथ साथ उसमें से कुछ जो है कैश क्रॉप्स है, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है, उसको बाजारों में बेचा जाता था। और उसी का उदाहरण एक हमने आपको कपास की खेती के बारे में दिया कि किसान कपास उगाया। अब कपास को किसान खाएंगे तो नहीं, क्या किसान उस कपास से खुद कपड़ा बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं। तो उस कपास को क्या करेंगे, तो उस कपास को व्यापारी को बेचेंगे, व्यापारी बुनकर को बेचेगा, बुनकर कपड़ा बनाएगा और कपड़ा बाजारों में आएगा। तो ये प्रोसेस थी। अब इसी में चौथा पॉइंट के बाद में 5वें पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि अब जो हमारी बातें होने वाली है वह जमींदार के बारे में होने वाली है कि भैया ये जो जमींदार है ये कौन है। तो अगला जो बात है वह जमींदार के बारे में होने वाली है कि भैया ये जमींदार कौन थे। तो देखिए, थोड़ा सा यह महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, थोड़ा ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी जमींदार की बात हम बोलते हैं तो हमारे या आपके मन में एक सवाल आता है कि जिसके पास ज्यादा जमीन है वह जमींदार है। लेकिन जमींदार को आप केवल जमीन का मालिक जो अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत सा जमीन है, हजारों बीघा, 10,000 बीघा जमीन है, तो वह जमींदार है, ऐसा नहीं है। उसके साथ कुछ और भी चीजें थी। तो क्या क्या चीज थी, तो
कई क्षेत्रों की बात करेंगे तो जमींदार वर्ग के लोग थे, उनका राजस्व वसूली में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता था। दैट मीन्स कि मान के चलिए कि पटना का कोई फलाना व्यक्ति XYZ जमींदार है या कोई पूर्णिया का जमींदार है, मान लीजिए आज भी पूर्णिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। तो मान लीजिए कि पूर्णिया का कोई जमींदार है, तो उस जमींदार का ऐसा नहीं है कि केवल उसके पास जमीन है। उस पूर्णिया पूरे क्षेत्र का जो राजस्व वसूलने का अधिकार है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार है, वह किसके पास है? तो जो उस क्षेत्र का जमींदार है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल पूर्णिया लिया, तो पूर्णिया का कोई जमींदार है तो पूर्णिया क्षेत्र का क्या करेगा? पूरे रेवेन्यू वसूली में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा कि वहां के जो लोकल प्रशासन व्यवस्था है, मतलब जैसे आज आपके या हमारे क्षेत्र में सबसे लोकल प्रशासन कौन होता है? थाना होता है। उससे भी छोटे स्तरों पर गांवों में चले जाएंगे तो सरपंच हो गया, पंच हो गया। तो जो लोकल प्रशासन व्यवस्था होता था, जमींदारों का उस पर प्रभाव होता था। उसके बाद किसानों पर ये सामाजिक रूप से एक अपना प्रभाव कायम करके रखते थे। चौथी बात कि अपनी सशस्त्र शक्ति, दैट मीन्स कि अगर किसी कारणवश किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको मार पीट के शांत बैठाने का पावर भी जमींदार लोग रखते थे। दैट मीन्स कि छोटा सा सशस्त्र व्यवस्था, कुछ हथियार उथियार अपने पास जो भी उस जमाने का होता था वे सब रखते थे। और कई बार जो जमींदार वर्ग के लोग थे वह स्वयं भी खेती किया करते थे, और इसी में से कुछ जमींदार काफी शक्तिशाली भी होते थे और वे स्थानीय स्तर पर लगभग छोटे राजनीतिक केंद्र की तरह काम करते थे। मतलब जिस भी क्षेत्र में उनकी जमींदारी व्यवस्था है, एक तरह से वह वहां के नेता है, एक तरह से वह वहां के स्थानीय लोगों पर पूरा अपना नियंत्रण रखते थे राजनीतिक तरीके से। मतलब मैनिपुलेशन का काम सीनियर लोगों के सामने में पूरे उस जनता को रिप्रेजेंट करके वे करते थे। अगला, लेकिन यहीं पे एक दिक्कत भी है कि सारे जमींदार एक प्रकार के नहीं थे। हमने जो भी चीजें आपको जमींदार के बारे में बताई है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक जमींदार एक ही प्रकार का था, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ छोटे जमींदार भी थे और कुछ बहुत बड़े जमींदार भी थे। अब इसलिए जमींदार वर्ग के अंदर भी आर्थिक और राजनीतिक अंतर भी था। मतलब जब हम जमींदार कहेंगे तो जमींदार वर्ग में भी, इस जमींदार वर्ग में भी मिनिमम 2 टाइप्स का डिफरेंस है। मिनिमम 2 टाइप्स का डिफरेंस है क्या क्या चीजों का? तो एक आर्थिक रूप से और दूसरा राजनीतिक रूप से। दैट मीन्स किसी का सेंट्रल लेवल पे, सीनियर मोस्ट लेवल पे प्रभाव हो सकता है राजनीतिक रूप से, किसी का नहीं हो सकता है। अब जमींदारों की तो हमने बात कर ली। अब अगले पॉइंट में हम लोग ब्याज पर पैसा लगाने वाले साहूकारों की बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वह साहूकारों की क्या भूमिका थी, साहूकार क्या काम करते थे। क्योंकि आज भी समाज में ब्याज पर, इंटरेस्ट पर पैसा लगाया जाता है, तो उस समय भी ये ब्याज खाने वाले लोग मौजूद थे। तो इनकी क्या व्यवस्था थी, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई, गांव की अर्थव्यवस्था में साहूकार का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। अब ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसानों के पास में पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है लेकिन किसानों को तो खेती करना है ना। तो किसान खेती कैसे करेंगे? तो किसान को बीज खरीदना पड़ सकता है, रेवेन्यू देना है, टैक्स देना है, तो शादी करना है अपने बाल बच्चे का, बीमारी हो सकता है उनके परिवार में किसी को, या कोई कृषि उपकरण खरीदना है। तो ये सारा जो काम करना है, अब मान लीजिए कि आपको खेती करने के लिए बीज खरीदना है, कृषि उपकरण खरीदना है, कर देना है क्योंकि टैक्स तो आपको समय पर देना है, या आपको अपने बाल बच्चे का विवाह शादी करना है। तो इसमें से अगर कोई भी काम करना है तो ये सारा काम क्या मुफ्त में हो जाएगा? इस सब में तो पैसा लगेगा। तो भैया ये पैसा कहाँ से आएगा?
ये पैसा कहां से आएगा? तो ऐसे समय में वो जो गांवों में साहूकार होते थे, वे साहूकार किसानों को पैसा उधार देने का, ब्याज पर देने का काम करते थे। अब बात आता है कि भाई किसान ब्याज पर पैसा ले लिया और अगर यह ब्याज नहीं दे पाया तो क्या होगा? तो यदि किसान कर्ज नहीं चुका पाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति तो खराब ऑलरेडी हो गई है, तभी जाकर के तो वो कर्ज नहीं चुका पाया है ना। आर्थिक स्थिति अगर बढ़िया रहती तो कर्ज दे देता। तो इसलिए गांवों में एक आर्थिक संबंध रहता था किसान और साहूकार में। अब देखिए, आप किसी का पैसा ले लेंगे, एक ही समाज में रह रहे हैं, वो वाला नहीं कि 1000 किलोमीटर दूर आपसे कोई पैसा ले लिया है, एक ही समाज में रह रहे तो कहीं ना कहीं आपको दब करके रहना होगा। तो जो छोटे किसान होते थे उनको थोड़ा सा दब के भी रहना पड़ता था। अब ऐसे आप समझिए कि इसको एक चेन के रूप में समझिए कि किसान है, किसान से साहूकार जुड़ा हुआ है। अब साहूकार का क्या काम है? कर्ज बांटना, और कर्ज के बदले साहूकार को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब इस चेन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फार्मर है, और फार्मर से कौन है? तो ब्याज खाने वाले लोग, जिसको साहूकार बोलते हैं, साहूकार है। अब साहूकार क्या करेगा? तो साहूकार कर्ज देगा। अब कर्ज देगा तो आपस में ये लोग आर्थिक रूप से, साहूकार को क्या मिलेगा कर्ज के बदले? तो कर्ज के बदले इनको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब इंटरेस्ट मिल गया तो किसान किस पे जुड़ा हुआ है? साहूकार पे। क्या चीज के लिए जुड़ा हुआ है? तो बीज खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए, कुछ संसाधन एग्रीकल्चर का खरीदने के लिए, अपने बाल बच्चे का शादी के लिए जो पैसे की जरूरत है, इसको पूरा करने के लिए साहूकार मदद करेंगे। साहूकार को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। दैट मीन्स कि आर्थिक रूप से साहूकार और किसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हमने जमींदार की बात कर ली, हमने साहूकार की बात कर ली। अब अगला जो बात करेंगे, 7th पॉइंट, तो 7वां जो हम लोग बात कर रहे वह कारीगरों की क्या व्यवस्था थी। जो सामान बनाते थे, चाहे वह बुनकर हो, चाहे वह बढ़ई हो, चाहे वो कारपेंटर हो, तो इन लोगों की क्या क्या व्यवस्था थी। दैट मीन्स कारीगरों की स्थिति क्या थी। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, कारीगरों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, कारीगरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह भी एक तरीके से उस समय के इंपॉर्टेंट पिलरों में से एक थे। अब भारत के गांव और शहर दोनों जगहों पे उस समय जो भी शहर होते थे, कम इतने शहर आज नहीं होते थे। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अभी बिहार में कुछ शहर है, आने वाले समय में अगर टाउनशिप डेवलप हो जाता है तो आज से 20-25 सालों के बाद शहर की संख्या बिहार में और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज से 200 साल पहले की कल्पना कीजिए, इतना ज्यादा तो शहर नहीं रहा होगा या उतना डेवलप नहीं रहा होगा। लेकिन अगर हम शहर की बात करेंगे, अगर हम गांवों की बात करेंगे, तो दोनों जगहों पे जो स्किल्ड लेबर था, डेट मीन्स उस समय के, आज वाले कोडिंग वोडिंग वाले की बात नहीं कर रहे, कारीगरों की बात कर रहे हैं उस समय के जरूरतों के हिसाब से, तो ये इनका काफी जरूरत था, काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते थे। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, बुनकर की बात कर ले, बुनकर जो कपड़ा उपड़ा ये सब बनाते थे। लोहार की बात कर लें, जो कि कारपेंट्री वर्क करते थे, लकड़ी का काम करते थे। बढ़ई की बात कर लें, जो खपरा का फूस का घर होता था उसके निर्माण में इनका योगदान था। कुम्हार की बात कर लें, जो मिट्टी का बर्तन आप जो दीपक मंदिर में जलाते हो या मिट्टी के घड़ा में गर्मी के समय पानी पीते हैं, ये सब तो कुम्हार ही बनाता है। तो इन लोगों का, या हम सुनार की बात कर लें जो सोना चांदी का काम करते थे, या चमड़े के काम करने वाले जो जूता चप्पल ये सब बनाते थे, उन लोगों की बात कर ले, या तेल निकालने वाले लोग, डेट मीन्स कि तेल जो सरसों तेल है या जो रिफाइंड ऑयल है, तो ये जो तेल पेरते थे उन लोगों की बात कर ले, या पेंटिंग वर्क, रंगाई करने वाले लोगों की बात कर ले, या रेशम वर्क करने वाले जो सिल्क है उससे सिल्क वार्म से सिल्क निकालने वाले लोगों की बात कर ले। तो जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों का इंपॉर्टेंट रोल था, और इनमें से कई लोग अपने पारंपरिक कौशल के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोगों का जो भी कौशल था वह ट्रांसफर होते जाता था। जितने भी लोगों का हमने लोहार, बढ़ई, पेंटिंग वर्क, जो जो चीजें थी, वो सब लोग अगले जनरेशन में उनके बच्चे भी वही काम करेंगे, और उसी में से कुछ लोग क्या होगा,
समृद्ध भी बन जाएगा, कुछ परिवार समृद्ध भी बन जाएगा। तो यह भी महत्वपूर्ण बात थी। अब 7 पॉइंट तो हो गया, अब अगला 8वां पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो हमने जमींदार की बात कर ली, हमने शाहूकार की बात कर ली, हमने कुशल कारीगरों की बात कर ली। अब अगला जो हम बात करेंगे वह भारतीय कपड़ा उद्योग है। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वह इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, दैट मीन्स भारतीय कपड़ा उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो 18वीं सदी का भारत विशेष रूप से अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी का भारत विशेष रूप से अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। अब भारतीय कपड़ों की विदेशों में काफी मांग थी, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो कपड़ा बनता था वो कपड़ा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी काफी डिमांडिंग था, क्योंकि हाथों से कपड़ा बनाया जाता था और दुनिया के लोग इसे पसंद करते थे। आज भी आप इस बात को ऐसे समझ लो कि जैसे हम बनारस की बात करेंगे तो बनारस मणिकर्णिका घाट के लिए जितना प्रसिद्ध है, महादेव के टेम्पल के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही प्रसिद्ध बनारसी साड़ी के लिए भी है। आज भी बनारसी साड़ी मशीनों से बनाया जाए और हाथों से बनाया जाए तो हाथ वाले बनारसी साड़ी का कोई जोड़ा नहीं है। या हम कांजीवरम साड़ी की बात कर लें साउथ वाले, या हम पश्मीना के सालों की बात कर लें, पश्मीना, तो ये जो भी चीजें हाथों से हो रही है यह काफी डिमांडिंग था। आज ऐसा हो गया है कि महंगाई ज्यादा हो गया है, लोग ज्यादा है, डिमांड पूरा नहीं किया जा रहा है, तो इसका रेट काफी ज्यादा हो जा रहा है। इवन कांजीवरम साड़ी आज लाखों रुपए में एक एक साड़ी मिलता है। बनारसी साड़ी भी इतना महंगा है, क्यों? क्योंकि वे हाथों के द्वारा बनाया गया है। तो उस समय भी इसका महत्वपूर्ण रोल था। अब इसी को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। अब देखिए, अलग अलग जो राज्य है उसका अलग अलग इंडस्ट्री है। जैसे हम बंगाल की बात करेंगे ना, तो बंगाल में 2-3 प्रकार के चीजें काफी फेमस हुआ करती थी। जैसे बंगाल में मलमल से रिलेटेड जो भी चीजें थी, जो आप जिसपे आप बिछा के सोते हैं, या इस टाइप का ठंड के महीने में मलमल वाला जो चीजें होता है, वह बंगाल से काफी डिमांड था। कॉटन, सूती कपड़ा का काफी डिमांड था। देखिए, अब सूती कपड़ा की जब हम बात कर ही रहे हैं तो आज भी हम भारत की बात करेंगे तो हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है तो वह भी तो हमारा ही हिस्सा था। और आज बांग्लादेश पूरे दुनिया में कपड़ों का लगभग निर्यात करता है। हालांकि हम लोग भी करते हैं, लेकिन बांग्लादेश अपने देशों के मांगों का, कपड़ा के मांगों का पूरा करता है। लेकिन सोचिए, आज भी वो इतना समृद्ध है कपड़ा के मामले में, तो उस समय भी तो समृद्ध रहा होगा। तो बांग्लादेश भी बंगाल का हिस्सा था। तो और वहां पे सूती कपड़ा, मलमल और रेशम की बात कर लेंगे तो ये 3 चीजों बंगाल में इंपॉर्टेंट था। अब बंगाल की बातें हो गई, अब हम गुजरात की बातें कर लेते हैं। तो गुजरात में क्या क्या चीज फेमस हुआ करता था? तो गुजरात में भी सूती वस्त्र फेमस थे। गुजरात से सूती वस्त्र दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे। रंगीन कपड़े की अगर हम बात करेंगे तो रंगीन कपड़ा भी गुजरात से एक्सपोर्ट किया जाता था। छपाई वाले जो कपड़ा होते हैं जिसपे प्रिंटिंग होता था या कुछ डिजाइन बनाया गया रहता था, तो वो कपड़ा भी गुजरात से एक्सपोर्ट होता था देश और दुनिया में। अब बंगाल की बात हो गई, गुजरात की बात हो गई, थोड़ा सा अब साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं, दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। तो दक्षिण भारत में कपड़ा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन का एक नहीं बल्कि कई सारे केंद्र हुआ करते थे। जैसे अगर हम यूरोपीय व्यापारी की बात करेंगे, यूरोपियन व्यापारी की बात करेंगे अगर हम, तो भारतीय कपड़े को खरीद कर यूरोप और दूसरे बाजारों में ले जाते थे। दैट मीन्स कि यूरोपियन बिजनेसमैन परचेज क्लॉथ फ्रॉम इंडिया एंड टेक दिस क्लॉथ टू डियर कंट्री, अपने देशों में ले जाते थे। अब इससे क्या होता था, भारत केवल कृषि अर्थव्यवस्था नहीं थी। दैट मीन्स आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया इज एन ओनली एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते ना एक तरह से, क्योंकि क्लॉथ का एक्सपोर्ट भी तो हो रहा है।
तो केवल खेती वाली बातें तो नहीं थी, अब एग्रीकल्चर तो थी ही, एग्रीकल्चर के साथ में हैंडीक्राफ्ट की भी बातें हो रही थी, इंटरनल ट्रेड की, दैट मीन्स हमको अपने देशों में जो भी चीजों की जरूरत पड़ती थी उसको भी हम पूरा कर पाते थे, साथ ही साथ में फॉरेन ट्रेड भी यहाँ पे होता था, फॉरेन ट्रेड भी होता था। और कुल मिलाकर के इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, हैंडलूम वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, सारा मिला करके भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस समय। अब ये तो 8वां पॉइंट हो गया, अब हम 9th की बात कर लेते हैं। 9th की, अभी हमारा टॉपिक यही चल रहा है, लोगों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, और हम इसको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। और अगर आप ये किताब खोलेंगे बिपिन चंद्रा का तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, तो ये किताबों का ही टॉपिक है, हालांकि एनसीईआरटी है तो कुछ कम शब्दों में लिखता है, उसी को विस्तार पूर्वक बताना होता है। तो अब अगला जो बात हो रही है वह शहरों की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो भैया शहरों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, शहरों की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो भारत में कई बड़े व्यापारिक और औद्योगिक शहर थे। दैट मीन्स कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में बहुत सारे व्यापारिक, दैट मीन्स की बिजनेस सिटी, और औद्योगिक, दैट मीन्स की इंडस्ट्रियल सिटी भी प्रेजेंट थे, मौजूद थे। अब उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, उधर से जा, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, अगर हम आगरा की बात करेंगे, अगर हम लखनऊ की बात करेंगे, अगर हम बनारस की बात करेंगे, इवन अपना शहर पटना की भी बात करेंगे, मुर्शिदाबाद की बात करेंगे, ढाका की बात करेंगे, बांग्लादेश की राजधानी उस समय तो हम ही लोगों का हिस्सा था ना, सूरत की बात करेंगे, अहमदाबाद की बात करेंगे, मद्रास की बात करेंगे, बंबई की बात करेंगे जिसको आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और कोलकाता की बात करेंगे, तो ये सारे शहर में व्यापारिक भी कामें होती थी, साथ साथ उद्योग भी था, इंडस्ट्रीज भी था, तो ये दोनों चीजें था। अब इन शहरों में जो भी शहर की हम बातें कर रहे हैं उसमें व्यापारी वर्ग के लोग, साहूकार लोग, कारीगर लोग, सैनिक लोग, प्रशासनिक कर्मचारी, धार्मिक लोग और छोटे दुकानदार आदि लोग रहते थे। इसलिए भारत में अर्बन इकोनॉमी भी विकसित थी। ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा कि केवल 18वीं सदी में हम भारत की बातें कर रहे हैं और केवल रूरल इकोनॉमी डेवलप्ड थी। देखो मेरे भाई, दो चीजें होता है, एक तो रूरल होता है और एक अर्बन होता है। रूरल इकोनॉमी और एक मेरे भाई अर्बन इकोनॉमी होता है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई ये तो रूरल इकोनॉमी की बातें हो गई, लेकिन अर्बन इकोनॉमी की बात कौन करेगा? रूरल इकोनॉमी आप बोल रहे हो कि डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर डेवलप्ड है, गांव में आपस में साहूकार, किसान, कर्ज, इन सब से आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था ठीक है, गांवों से हैंडीक्राफ्ट की बातें हो रही हैं, गांवों से एग्रीकल्चर की बातें हो रही है, तो ये तो रूरल की चर्चा हो गई, लेकिन अर्बन की भी तो चर्चा करोगे। तो अर्बन इकोनॉमी भी 18वीं सदी के भारत में डेवलप्ड थी। तो ये बातें दिमाग में बिल्कुल भी हम या आप ना लाएं कि भारत अर्बन इकोनॉमी में 18वीं सदी के भारत में विकसित नहीं थी, बिल्कुल विकसित थी। अब अगला जो हम बातें करेंगे, 10वां पॉइंट की बात करेंगे, यह व्यापारी वर्गों के लिए बात करेंगे कि उस समय के व्यापारी वर्गों की क्या स्थिति थी। तो भारत में व्यापारी वर्ग काफी सक्रिय थे। दैट मीन्स कि व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास इज अ वेरी एक्टिव इन इंडिया एट दैट टाइम। दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट 18th century ऑफ इंडिया विच इज 1701 to 1800। सो भारत में व्यापारी वर्ग भी काफी सक्रिय था। दूसरा कि व्यापारी केवल स्थानीय बाजार में नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी व्यापार करते थे। दैट मीन्स कि व्यापारी ऐसा नहीं है कि लोकल ही मार्केटिंग करेंगे, दूसरे देशों में, अब कोई सूरत का व्यापारी है तो वो बिहार में भी व्यापार कर लेगा, अहमदाबाद में भी कर लेगा, पटना में भी कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि व्यापारी वर्ग केवल लोकल क्षेत्रों में व्यापार करेंगे, दूर दराज के क्षेत्रों में भी व्यापार करेंगे। अब चलिए, व्यापारी वर्ग की बात हो गई तो कुछ प्रमुख व्यापारी समुदायों की बात कर लेते हैं कि भैया ये व्यापारी वर्ग के कौन कौन से समुदाय थे, है ना। तो बनिया समुदाय,
मारवाड़ी समुदाय, गुजराती व्यापारी, तो बोहरा होता था उस समय में, हालांकि आज बोहरा का हम लोग नाम नहीं सुनते हैं, चेटियार होता था और खन्नी होता था। तो आज के डेट में तो केवल हम लोग 2-3 व्यापारी वर्गों को जानते हैं। बनिया को तो सब लोग जानते हैं, खास करके बिहार से अगर हैं तो। मारवाड़ी को भी लोग जानते हैं, मारवाड़ी के साथ में गुजराती व्यापारी की भी बातें जानते हैं। जैसे गुजराती व्यापारी लोगों का कहना है कि दाल में भी वे लोग चीनी डाल करके खाते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि भैया आप दाल में चीनी डाल के काहे खाते हो, तो उनका कहना होता है कि मीठा बोलेंगे तभी तो जेब काटेंगे। तो व्यापारी वर्ग होते थे। अब इसका गलत सेंस में मैसेज बिल्कुल भी नहीं निकाला जाना चाहिए। दैट मीन्स की लड़ाई झगड़ा ना करके मीठा बोलिए और मीठा बोल के लोगों से पैसा लीजिए, पैसा कमाइए। कुछ व्यापारी वर्गों का हमने बात किया है, जैसे बोहरा का, चेटियार का, खन्नी का। तो ये लोग आज हम लोग नाम नहीं सुनते हैं, शायद ये लोग भी कुछ कम संख्या में मौजूद होंगे। अब व्यापारी माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। जैसे बंगाल की बात कर लेंगे तो उत्तर भारत ये लोग लेके जाते थे। अगर हम गुजरात की बात कर लेंगे तो वहां से पश्चिमी एशिया में ये लोग माल को लेके जाते थे। अगर हम दक्षिण भारत की बात कर लेंगे तो दक्षिण भारत का जो माल होता था, दक्षिण भारत का जो सामान होता था, वह साउथ ईस्ट एशिया में ले जाया जाता था। और इस तरह से भारत का इंटरनल ट्रेड काफी फैला हुआ था, काफी व्यापक रूप से फैला हुआ था भारत का इंटरनल ट्रेड। तो व्यापारी वर्गों की भी बात हो गई। अब थोड़ा सा भारत का जो है विदेश में जो व्यापार है, भारत का जो विदेश में व्यापार है, उसके बारे में बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर विदेशों में हम व्यापार करेंगे तो आज के समय की बात करें तो डॉलर आएगा, और उस समय की बात करेंगे तो सोना चांदी उधर से लेकर के आएंगे। तो भारत के विदेश व्यापारों की बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत का व्यापार जो है यह केवल भारत तक सीमित नहीं था, जैसा कि हमने आपको बताया। तो भारत का आखिर व्यापारिक संबंध किस किस से था? किसी किसी से तो व्यापारिक संबंध रहा होगा भारत का। तो भैया भारत का व्यापारिक संबंध यूरोप से था। यूरोप में आज के डेट में 29 कंट्रीज आते हैं। तो डेट मीन्स उस समय भी वो कंट्री ऐसा तो नहीं कि हवा में से आ गए होंगे, वह कंट्री उसी आसपास रहे होंगे। आज यूरोपियन यूनियन बन गया है और 29 देशों का समूह है। तो क्या आज से 200 साल पहले ठीक है आपस में मेल मिलाप नहीं रहा होगा, लेकिन ये लोग वहीं रहे होंगे, उसी समुद्र के आसपास रहे होंगे। तो भारत का व्यापार यूरोप से था। दूसरा कि अरब क्षेत्र से भी भारत का व्यापार था। और तीसरा, आज ये जो अमेरिका और ईरान और इजराइल युद्ध लड़ रहा है तेल के लिए, उस समय हम इस ईरान को फारस के नाम से जानते थे। तो आज का जो ईरान है वह उस समय फारस था, और भारत का फारस के साथ में भी व्यापार था। उसके बाद और कहां पे भारत का व्यापार था? तो साउथ ईस्ट एशिया में, दैट मीन्स कि दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करेंगे तो भारत का व्यापार वहां भी था। और कहा था? तो मिडिल एशिया की बात करेंगे, मध्य एशिया की बात करेंगे तो भारत का व्यापार वहां भी था। अब भारत से व्यापार की बातें तो हमने कर ली कि ठीक है भैया फारस में व्यापार होता था, उसके बाद क्या बोलते हैं यूरोप में व्यापार होता था, अरब क्षेत्रों में व्यापार होता था। लेकिन व्यापार में उस समय तो आईफोन नहीं होता था। तो आईफोन के जगह पे हम लोग क्या लेकर के जाते थे व्यापार करने? अब जैसे अमेरिका से आईफोन आ गया, हम लोग आईफोन खरीद लेंगे, तो आईफोन तो था नहीं। तो भैया भारत से ऐसा क्या सामान बेचा जाता था इन लोगों को? तो मेरे भाई भारत का उस समय का जो आईफोन हुआ करता था वह कपड़ा हुआ करता था। कपड़ा के साथ में क्या होता था? तो रेशम बेच देते थे। रेशम के साथ में जैसे मसाला बेच देते थे, क्योंकि मसाला के लिए ही तो सब लोग भारत आए थे। मसाले के साथ में नील बेचा जाता था। तो जैसे आज अमेरिका का आईफोन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से 18वीं सदी में इन देशों का हमने जो नाम बताया है, यूरोप हो, चाहे मिडिल एशिया हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे अरब का क्षेत्र हो, चाहे फारस हो, वहां पे हम लोग नील बेचा करते थे, रेशम बेचा करते थे, कॉटन क्लॉथ्स बेचा करते थे। तो ये सारा कुछ हम लोग वहां पे बेचा करते थे, मसाला बेचते थे। अब इसके अलावा कुछ हाथ से बने हुए सामान, जैसे हस्तशिल्प उत्पाद कहते हैं। हस्तशिल्प उत्पाद का मतलब हुआ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट हाथ से बने हुए सामान बेचते थे। और भारत में बाहर से क्या क्या आता था?
तो भारत में बाहर से, जैसे कि यहाँ से तो सामान चला गया ना दूसरे जगहों पे, तो भैया सामान गया है तो हमारे लोगों को जरूरत को पूरा करने के लिए वहां से भी कुछ सामान यहाँ आएगा। तो वहां से क्या सामान आएगा? तो वहां से जो सामान आता था उसमें घोड़ा होता था। अब भारत के लोग भैया राजपूताना लोग हैं, अब थोड़ा बहुत तो राजपूताना बचे रहे होंगे, तो घोड़ा वहां से ले आते थे, घोड़ा का शौक था लोगों का, अब घोड़ा ले आते थे। उसके बाद कुछ धातुएं मेटल्स ले आते थे, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जो चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ तो चांदी और कॉपर की सिक्का चलता था, तो वो चीजें ले आया करते थे। उसके बाद विलासिता की वस्तु ले आया करते थे। अब देखिए राजा महाराजा का समय तो खत्म हो गया है, लेकिन उनके पुत्र और पौत्र तो मौजूद है, तो उन पुत्र और पौत्र के मौजूदगी में उनको भोग विलासिता का भी सामान तो चाहिए होगा, तो भोग विलासिता का सामान दूसरे देशों से हम लोग ले आते थे, और भी कुछ कुछ विदेशी सामान वहां से ले आते थे। तो भाई इतना बात अब कह दिए, इतना सारा बात कह दिए कि भारत का सामान यहाँ से दूसरे जगह जाता था, दूसरे जगहों का सामान भारत आता था, तो आपके मन में एक और सवाल आएगा कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी क्या इतनी डेवलप्ड थी? सवाल तो उठता है ना। इतना सारा तारीफ कर दिए अपने देश की, इतना ग्लोरीफाई कर दिए, तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी डेवलप्ड थी? तो मेरे भाई ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा ये कंसेप्चुअल भी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समझने का कोशिश कीजिएगा कि 18वीं सदी का जो भारत है यह गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ा जरूर है। 18वीं सदी का भारत गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जरूर है, लेकिन भारत की व्यवस्था एकदम बेकार है ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में काफी प्रोडक्शन होता था, काफी व्यापार होता था, ये चीजें थी। अब देखिए उस समय में भारत के पास में बहुत ही बड़ा कृषि आधार हुआ करता था। दैट मीन्स कि इंडिया के पास में अ वेरी बिग बेस ऑफ एग्रीकल्चर, भारत के पास बहुत बड़ा कृषि आधार हुआ करता था। दूसरा कि स्किल्ड लेबर, कुशल कारीगर, ठीक है। आज जो है कोडिंग की तरह कोडिंग करने वाले कोडर उस समय नहीं होते थे क्योंकि कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उसके अलावा जो उस समय का काम होता था, उस काम के लिए जो स्किल्ड लेबर्स होते थे वे लोग मौजूद थे। तीसरा कि जो हाथ से सामान बनाया जाता था, जिसको हम हैंडलूम कहते हैं, हस्तशिल्प कहते हैं, तो यह भी काफी विकसित था। और व्यापारिक नेटवर्क की बात करेंगे तो यह भी काफी फैला हुआ था, व्यापारिक नेटवर्क भी काफी फैला हुआ था। साथ साथ एक बहुत ही बड़ा बाजार था। जैसे आज आप देखते हैं कि दुनिया में कोई भी देश कितना भी संपन्न काहे नहीं हो जाए, उसको भारत के साथ व्यापार करना मजबूरी है। भारत के 150 करोड़ आबादियों के साथ में व्यापार करना मजबूरी है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एप्पल जो है आईफोन बनाने वाली कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है, गूगल है, चाहे आज जो एआई कंपनी बनी है, भले ही वह चैट जीपीटी क्यों ना हो, जेमिनाई क्यों ना हो, ग्रोक क्यों ना हो, या इलोन मस्क का टेस्ला क्यों ना हो, हर एक कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है। वाई कॉम्बिनेटर जो कि दुनिया का सबसे सफल स्टार्टअप को फंडिंग करने वाला एक ग्रुप है, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है। तो वाई कॉम्बिनेटर जब पैसा दे रहा होता है आपके सोचों पे कि आप व्यापार करेंगे, तो उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह होता है कि भैया जब व्यापार करोगे तो सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है, तो भारत में तो व्यापार करना ही करना पड़ेगा आपको। तो उस समय भी लोग आकर्षित होते थे भारत की तरफ, आज भी होते हैं। और उस समय का ठीक है हम लोग सुनते हैं, लेकिन आज तो आप देख सकते ना कि चैट जीपीटी का लॉन्चिंग हुए बहुत दिन नहीं हुआ था, लेकिन बेंगलोर में, गुरुग्राम में सबसे पहले मुख्यालय खोला। दुनिया के और देशों में खोले या ना खोले, लेकिन बेंगलोर में खुल जाता है। जब गूगल आया
यूट्यूब आया, तो हर किसी का मुख्यालय भारत में खोलना है। आने वाले समय में और भी कोई कंपनी आएगा, जैसे आप ऐसे समझ लो कि इलोन मस्क टेस्ला बना दिए। अब टेस्ला बना दिए तो वो कार अमेरिका में तो बेचेंगे नहीं। हम लोगों का आबादी 150 करोड़ का है, अमेरिका का आबादी कितना है, मान लीजिए 30 करोड़ के आसपास होगा। तो इतना अगर आबादी है तो वो अपने कारों को कहां पे खपाएंगे? या इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है जो कि रॉकेट लेके मतलब ऊपर जाती है। आने वाले 5 से 6 सालों के बाद में वही रॉकेट से आपको ऊपर में थोड़ा सा टूर कराया जाएगा, पृथ्वी के ग्रेविटेशन से 200-500 किलोमीटर ऊपर। आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट शायद ऊपर करके आ पाए, आपका जयमाला हो जाएगा। तो वह क्या केवल अमेरिका के लोगों को करवा पाएंगे? नहीं, अमेरिका के लोगों को करवाएं तो उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो भारत के लोगों को अगर करवाएं, थोड़ा सा रेट गिरा दे तो पैसा मिलने लगेगा। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो चैट जीपीटी जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं, वह चैट जीपीटी पे खर्च बहुत आता है, लेकिन भारतीय बाजार को देखते हुए आज चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन कितने में मिलता है? सबसे कम का 399 रुपए प्लस जीएसटी में, और उसमें भी भारत के लोगों को आदत लगाने के लिए 1 साल के लिए फ्री कर दिया गया हुआ है। तो इतना पॉपुलर बाजार दुनिया के लिए भारत है। एक और एग्जांपल देना हम आपको चाहेंगे कि आज जो हम फोन से वीडियो बना लेते हैं, यूट्यूब सब कुछ सुन लेते हैं। आप कल्पना कीजिए 2005-6 का दौर, 2001 का दौर या 1995 का दौर। तो उस समय में आज की जो कंपनी आप नाम सुनते हैं HCL, जिसमें लोगों का जॉब करने का सपना होता है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जैसे इन्फोसिस का नाम सुनते हैं, विप्रो का नाम सुनते हैं, उसी तरीके से एक HCL कंपनी है। HCL कंपनी की स्थापना ही हुई थी मोबाइल बेच करके। ये लोग शुरू में कैलकुलेटर बेचा करते थे, लेकिन कैलकुलेटर क्या हम लोग बनाए थे, इंडियन लोग बनाए थे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये कैलकुलेटर जो है दूसरे देशों के, अदर कंट्रीज के लोग बनाए थे। कंट्रीज का नाम याद हमें नहीं है, शायद से नॉर्थ या साउथ कोरिया वाले, नॉर्थ कोरिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक साउथ कोरिया वाले बनाए थे। दूसरा, नोकिया जो मोबाइल फोन उस समय में चलता था, 1110 छोटा सा मोबाइल कीपैड वाला होता था, उस कीपैड मोबाइल का दाम ये लोग 15-20 हजार रुपए रखे हुए थे 1995, 96, 2000 में। लेकिन HCL कंपनी के जो फाउंडर है शिव नडार जी और उनके जो साथी लोग थे, ये साथी लोग बोले कि भैया भारत एक ऐसा बाजार है कि कम प्राइस पे कम रुपया में सामान बेचेगा तो हम ज्यादा लोगों तक बेच पाएंगे। तो यह मोबाइल को शुरू में 10,000 में बेचे थे और बाद में रेट गिरा करके 5,000 में बेचे थे। तो भारत का जो पॉपुलेशन है, भारत का जो जनता है, यही भारत का बैकबोन है और इसीलिए दुनिया का हर एक देश भारत की तरफ आकर्षित होता है। तो ये सारा कुछ है। अगला जो हमारा पॉइंट है यह आधुनिक औद्योगिक विकास के बारे में है। तो आधुनिक औद्योगिक विकास की जब हम बातें करेंगे तो हम लोग जो है पौराणिक रूप से, पुराने रूपों से तो संपन्न जरूर थे, लेकिन आधुनिक तरीके से, टेक्नोलॉजिकल तरीके से हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। हम लोगों का जो शिक्षा व्यवस्था था वह देखिए यूरोप में काफी तेजी से साइंस के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे इनोवेशन वर्क होता था, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। भारत में पारंपरिक शिक्षा हुआ करता था। तो ये चीजें हम लोगों का विकसित नहीं हो पाया था। दैट मीन्स कि आधुनिक औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। अब भारत में बड़े पैमाने पर मैकेनाइज्ड फैक्ट्री उस समय नहीं थी। मैकेनाइज्ड फैक्ट्री का मतलब जिस फैक्ट्री में कपड़ा बन सके, जिस फैक्ट्री में और भी सामानें बन सके, ये चीजें उस समय नहीं थी। और क्या क्या नहीं था? तो आधुनिक मशीन से उत्पादन नहीं होता था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म नहीं था। आज आप देखिए कि भारत में बड़े बड़े जो लोग हैं, बिरला जी हैं, चाहे अंबानी जी हैं, चाहे और भी बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल जी हैं, तो ये सब लोग जब चाहें, जिस समय चाहें उस समय भारत में फैक्ट्री लगा सकते हैं सरकार के परमिशन से। लेकिन उस समय इतना पैसा इन लोगों के पास में नहीं होता था। जैसे अनिल अग्रवाल की बात करेंगे, जो वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, वो बिहार के पटना से ही हैं। अनिल अग्रवाल जी वेदांता ग्रुप के मालिक, जो माइनिंग वर्क करता है, कॉपर ये सब का माइनिंग करता है, तेल का प्रोडक्शन करता है। तो उनकी बात करेंगे तो 2004-5 की बातें हैं, वह अपना कंपनी मुंबई में चला रहे थे और भारतीय इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में उनका कंपनी लिस्टेड था। लेकिन
लेकिन उनका कंपनी लिस्टेड जरूर था, लेकिन भारत में उस समय पैसा नहीं था, क्योंकि हमने आपको क्या बोला, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की कमी थी, तो भारत में पैसा नहीं था। तो 2004-5 के करीब में उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय सम्माननीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनको जाकर के बोले कि सर हमें अपना कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इंग्लैंड में लिस्टेड करवाना है और इसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। पटना के वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल की बातें कर रहे हैं हम। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि भारत में इतना पैसा नहीं है, अंग्रेज हम लोगों को इतना दिन लूटा है, तो क्यों ना लंदन स्टॉक एक्सचेंज से पैसा भारत में लाया जाए। तो वह अपने कंपनी को भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अपने कंपनी को डीलिस्ट करवाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी और अधिकारियों की मदद से अपने कंपनी को लंदन में लिस्टिंग कराया जाता है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज से उस समय करीब करीब $10 बिलियन पैसा लाया जाता है। आप ऐसा समझिए 2004-5 में आज के हिसाब से $10 बिलियन अगर 94-95 रुपए के आसपास डॉलर का भाव है, तो कुल मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए भारत में जो कंपनी का इतना कम अर्थव्यवस्था, इतना कम पैसा है, वह लंदन से इंग्लैंड से भारत 1 लाख करोड़ रुपए लेकर के आता है और तूतीकोरन और जगहों पर कंपनी लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर के इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की 18वीं सदी में काफी कमी थी, आधुनिक बैंकिंग सिस्टम नहीं था। आज आप देखिए आपको लोन की जरूरत है, बैंक जाएंगे, थोड़ा बहुत मशक्कत होगा, मेहनत होगा, लेकिन पैसा मिल जाएगा। लेकिन उस समय पैसा नहीं मिल पाता था, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, तो काफी सारी चीजें थी। जैसे यूरोप में तो काफी चीजें विकसित हुई थी, लेकिन भारत में नहीं हो पाया था। तो यही कारण था कि हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए और वे लोग काफी आगे चले गए। अब ये कुल मिलाकर के हमने 12 पॉइंट अभी डिस्कस किया है, जो कि लोगों की सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी यह टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा हम महिलाओं की स्थिति के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या थी 18वीं सदी में। दैट मीन्स कि बिटवीन 1701 to 1800 व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया। तो महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो जब महिलाओं की बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% का योगदान है, हालांकि 50% से ज्यादा ही महिलाओं का योगदान है, क्योंकि अगर वो परिवार ना चलाएं तो पूरा देश का इकोनॉमी खराब हो सकता है महिलाओं के बिना, क्योंकि आप बाहर जाके काम नहीं कर पाएंगे, घर में लड़ाई झगड़ा होगा और इसके कारण देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो महिलाओं की स्थिति जितना आज योगदान था, आज जितना उनका योगदान है, उस समय समाज उनको उतना वैल्यू नहीं करता था। तो महिलाओं के बारे में बात करना तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो 18वीं सदी में अधिकांश महिलाओं की सामाजिक स्थिति पुरुषों की तुलना में काफी कमजोर थी। 18वीं सदी में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में काफी कमजोर थी। अब इस बात को ऐसे समझिए कि भारत के कई क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रथा था। हालांकि विवाह का प्रथा आज भी गलत है। आज जो है 18, 20, 22 साल से ये लोग लिव इन कल्चर चालू हो गया, तो यह भी गलत है। हालांकि बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए था, इसका सबका अपना अपना मत है, लेकिन 4, 5, 6 सालों में लोगों का शादी विवाह कर देना जो कि गलत था, तो बाल विवाह हो गया। उसके बाद महिलाओं को लोगों के सामने नहीं आने दिया जाता था। वे जो है अगर साड़ी पहन रही है तो आंचल नीचे करके आती थी, दैट मीन्स की पर्दा प्रथा था। तीसरा, शिक्षा की सीमित सुविधा थी। उसके बाद विधवाओं की कठिन स्थिति थी और संपत्ति पर उन लोगों का अधिकार नहीं था, संपत्ति में सीमित अधिकार थी। तो काफी सारी समस्याएं थी। अब उसमें से एक समस्या सती प्रथा है। तो आज तो हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगले दिन हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह सती प्रथा से स्टार्ट करेंगे, जो कि 13 नंबर पॉइंट है हमारा। तो अगले दिन हम लोग सती प्रथा से बात करेंगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो मेरे भाई, ये तो हो गया आज की पढ़ाई की बातें, ये तो हो गया पढ़ाई की बातें या काम की बातें, आप बोल लीजिए। अब अगला बात करते हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो भैया, ये किताब है बिपिन चंद्रा का और एनसीईआरटी का किताब है। बोला जाता है कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और एनसीईआरटी आपका क्लियर नहीं है, तो फिर आप जीवन में
निर्णायक रूप से सफल होने में बड़ा ही समय लग सकता है आपको। तो ये एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा का किताब है, ओल्ड एनसीईआरटी है। इसी को हम बताने की, समझाने की, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक बात आपको इस किताब में मिल जाएगा और इस किताब से बहुत ज्यादा ही बातें हम आपको बता दिए हैं। दूसरी बात, यह क्लास गंगा नदी के ठीक सामने एनआईटी घाट पे सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में चलता है। तो आप इस क्लास में आ सकते हैं और नहीं आ सकते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्कूली शिक्षा सिविल सर्विसेज पर आप इस वीडियो को अभी से 3-4 घंटे के बाद देख सकते हैं। अब बात आता है कि भाई हम ये जो क्लास है ये क्यों करें। तो मेरे भाई, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके अलावा जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, अपने देश के इतिहास के बारे में, अपने देश के हिस्ट्री के बारे में कि हम लोगों का व्यवस्था कैसा था, यह जानना चाहते हैं, ब्रॉडर व्यू आपको चाहिए, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और भी बातें हैं, जैसे आज हम लोग 8 बजे 9 बजे उठने के आदी हो गए हैं। मेरे भाई, अगर आप लेट उठेंगे तो आपके स्वास्थ्य का काफी नुकसान होगा। शायद ये चीजें आपके युवा अवस्था में ना पता चले, बट जैसे जैसे आपका उम्र ढलेगा तो आपको मालूम चलने लगेगा। तो कम से कम सुबह उठने के बहाने से आप यहाँ आ सकते हैं कि 6 बजे से क्लास चल रहा है, तो आप भी अपने जीवन में 5 बजे जगेंगे और यहाँ आएंगे तो शुद्ध ताजा हवा भी मिल जाएगा, दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और कुछ ज्ञान भी मिल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें तो हमारी हो गई, इसमें हम कोई पैसा तो ले नहीं रहे, तो आप आ सकते हैं, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपके तरफ से मर्जी आपकी है, इच्छा आपका है। अगर आपका इच्छा है तो आइए, नहीं इच्छा है मत आइए, कहना हमारा काम है। तो इसी के साथ हम आज के क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।